हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट्स दैट मैटर्स में। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हम आपको वन दरोगा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम आपके जो 6 टॉपिक हैं उन पर हम पहले वीडियो दे चुके हैं। आज हमारा ये 7वां टॉपिक है, जिसका नाम है इकोसिस्टम, इकोटोन एंड एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस। कि हिंदी में है इकोसिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन। इकोसिस्टम को हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र और इकोटोन को हम संक्रमिका के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में, उसके बाद इकोटोन और फिर इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में। तो दोस्तों, इकोसिस्टम को समझने से पहले हमको कुछ बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, जैसे कि हमको समझना होगा इकोलॉजी एक टर्म होता है उसके बारे में। तो इकोलॉजी यानी कि हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी, ये क्या होता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है, और इकोलॉजी जो होता है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के 2 वर्ड यानी कि ओइकोस और लोगोस से मानी जाती है। यहाँ पर ओइकोस का मतलब होता है लिविंग प्लेस यानी कि रहने का स्थान या निवास स्थान, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की एक शाखा है। इसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के बीच उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और अगर बात करें कि इस पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये 1865 ईस्वी में रिटर ने किया था। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो आप सभी जानते हैं कि हम जो पॉइंट्स आपके लिए हाईलाइट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, और वहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों को आपको जो हाईलाइट की हुई हैं आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है। बात की जाए कि इकोलॉजी शब्द को जो है परिभाषित किसने किया था, तो परिभाषित किया था अर्नेस्ट हैकेल ने, यानी कि आप देख सकते हैं एक जर्मन जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी के नाम से किया। यहाँ पर ये हमने आपको बता दिया कि ओइकोस का शाब्दिक अर्थ है वासस्थान, लोगोस का शाब्दिक अर्थ है अध्ययन। उसके बाद में जो अब देखी जाए कि अर्नेस्ट हैकेल ने किस तरीके से परिभाषा दी इकोलॉजी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्नेस्ट हैकेल के अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। और यहाँ पर पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधों एवं जंतुओं तथा उनके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, बल्कि मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब दोस्तों आते हैं अपने पॉइंट पर, इकोसिस्टम पर अर्थात पारिस्थितिक तंत्र पर। तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया वो किया था एजी टांसले द्वारा वर्ष 1935 में। आपसे पूछा जाए कि इकोसिस्टम जो है उसका प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, तो 1935 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो एजी टांसले के द्वारा किया गया। सामान्यतः जीव मंडल के सभी संगठकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी कि अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं, तो जीव मंडल में जो सभी संगठक होते हैं, संगठक यानी कि आपके जो जैविक हों या अजैविक संगठक हों, बायोटिक अबायोटिक, वो सभी आपस में मिलकर एक क्रिया करते हैं, उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। टांसले के अनुसार अगर देखी जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तत्वों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना जैविक तथा अजैविक संगठकों से होती है। यह एक ओपन सिस्टम होता है तथा विभिन्न प्रकार का हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। अब दोस्तों आगे बात करें कि जैवमंडल मिट्टी, सेल, जल और वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चारों तरफ मंडल के रूप में फैली हुई बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो खुला तंत्र यानी कि ओपन सिस्टम है तथा इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है और यह एक कार्यशील इकाई है। अब बात करें, यहाँ पर एक टर्म आता है प्रेडेटर्स। तो प्रेडेटर्स क्या होता है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि जो दूसरे जंतुओं को शिकार करने के बाद अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो जंतु जो होते हैं वो प्रेडेटर्स कहलाते हैं। ये टर्म में आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन देख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक का। यहाँ पर ये इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं वो 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है जैविक संगठक, दूसरा होता है अजैविक संगठक, यानी बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे अबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट जो होता है उसमें 3 होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक हमारे होते हैं पादप जगत, और उपभोक्ता हमारे होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इसको भी हम डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन देखते चलिए जिससे कि आपको एक क्लियर हो जाए सब कुछ। अब अगर अबायोटिक कंपोनेंट की बात की जाए तो अबायोटिक कंपोनेंट में हमारे होते हैं कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक, यानी कि जो हमारे जलवायुवीय कारक होते हैं
कार्बनिक में अगर बात करें तो हमारे होते हैं जल, लवण, गैसें वगैरह, और अकार्बनिक में आती हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, ह्यूमस वगैरह। और जलवायु कारक में आते हैं हमारे ऊर्जा, प्रकाश, ताप और वायु। तो दोस्तों इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर ये हमने क्लासिफिकेशन देखा, अब हम वन बाई वन इन कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक दो संगठक होते हैं, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक। अब अगर जैविक संगठक की बात की जाए, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट की बात की जाए, तो यह घटक जीवित वस्तुओं का है, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनका है ये, जो पारिस्थितिक तंत्र को आकार प्रदान करते हैं। सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए प्रजनन तथा वृद्धि के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, आप सभी जानते हैं। और जो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, जिससे विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है। और हरे पौधे इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये सूर्य है। और उससे कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उससे विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो हरे पौधे होते हैं वो इस ऊर्जा को, यानी कि जो विकिरण ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, इसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वे जीवधारी जो दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, यानी कि स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं पोषी कहलाते हैं। जैसे सभी हरे पौधे, यानी कि हरे पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। तो जो ऐसे जो जीवधारी होते हैं वो स्वयं पोषी कहलाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर बात की जाए परपोषी की, तो वे जीवधारी जो भोजन हेतु सर्वदा, यानी कि हमेशा दूसरे पर आश्रित रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो जैविक घटक जो होते हैं वो उन्हें प्रमुखतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक, दूसरा होता है कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता, तीसरा होता है अपघटक, यानी कि डिकम्पोजर। अब चलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है उत्पादक। उत्पादक क्या होता है हमारा, इसको देखिए। तो देखिए, भोजन बनाने की क्षमता केवल सुपोषी, यानी कि हरे पौधों में होती है, इनको उत्पादक कहते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि उत्पादक से आप समझ सकते हैं प्रोड्यूसर, यानी कि जिसमें प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। तो आपको हमने बताया कि जिसमें स्वयं भोजन बनाने की क्षमता हो, यानी कि स्वपोषी जो हो, जैसे कि हरे पौधे, इनको उत्पादक हम कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है, हरा एक रंग का वर्णक होता है क्लोरोफिल इसमें। और हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। अब नेक्स्ट बात की जाए उपभोक्ता के बारे में, तो वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने डेफिनेशन आपके लिए नोट्स में दी हुई है, आप खुद ही पढ़ेंगे तो आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर उपभोक्ता वो होते हैं, कंज्यूमर से ही आप समझ सकते हैं जो कंज्यूम करता है, यानी कि वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उनको उपभोक्ता कहलाते हैं। ये परपोषी हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। अब दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट, उपभोक्ता आपके जो होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं और एक होता है सर्वाहारी। अब बात करें प्राथमिक उपभोक्ता की, तो प्राथमिक उपभोक्ता में आप देख सकते हैं कि इसमें शाकाहारी जंतु आते हैं जो अपना भोजन सीधे पौधों से प्राप्त करते हैं। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी कि कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, खुद अपने भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। तो अब इसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कौन से होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये शाकाहारी होते हैं इसमें, जो कि सीधे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गाय हुई, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश, चूहा, टिड्डा, हाथी और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप खुद समझ सकते हैं। जैसे गाय जो होती है वो शाकाहारी होती है, उसी प्रकार बकरी, भैंस, हिरण, खरगोश ये सभी जो होते हैं शाकाहारी जंतु होते हैं और अपना भोजन जो है सीधे पौधों से प्राप्त करते हैं, किसी प्रकार के दूसरे जंतुओं का शिकार वगैरह ये नहीं करते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता में हमारे इंग्लिश में बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं, जैसे कि जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हमने आपको बताए, उनसे प्राप्त करते हैं, जैसे सांप, छिपकली, मेंढक, गिरगिट, मैना आदि। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। दोस्तों समय का अभाव है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं तृतीयक या उच्च उपभोक्ता यानी कि टर्सरी कंज्यूमर। तो इसमें द्वितीयक श्रेणी के जंतुओं को खाने वाले जंतु आते हैं, यानी कि द्वितीयक श्रेणी के जो जंतु बताए थे हमने आपको, जैसे सांप, छिपकली, मेंढक, गिरगिट, मैना आदि, इसमें जो होते हैं वो द्वितीयक श्रेणी के जो जंतु थे उनको खाते हैं और अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, इसलिए इन्हें मांसाहारी जंतु भी कहा जाता है, जैसे शेर, चीता, बाज, गिद्ध, बिल्ली आदि।
अब बात की जाए सर्वाहारी की, तो सर्वाहारी को इंग्लिश में बोलते हैं ओमनिवोर। वे जंतु जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतुओं को खाते हैं सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोरस कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हुआ, कुत्ता, बिल्ली आदि, ये हमारे सर्वाहारी के एग्जाम्पल हैं कुछ। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसा कि हमने आपको बताया था बायोटिक कंपोनेंट में, पहला था प्रोड्यूसर, दूसरा था कंज्यूमर और तीसरा था डिकम्पोजर। तो हमने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को डिटेल से पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजर यानी कि अपघटक के बारे में। तो आप इन्हें समझ सकते हैं कि ये सूक्ष्म जीव हैं, जैसे मृतजीवी कवक व जीवाणु आदि, और ये जो होते हैं वो उत्पादक और उपभोक्ताओं के मृत शरीर को सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं। ये मृत जीव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, इसे अपमार्जक भी कहते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर बात आती है हमारे अबायोटिक कंपोनेंट की यानी कि अजैविक घटक की। तो इसमें निर्जीव वातावरण आता है यानी कि नॉन लिविंग आपका, जो जीवीय घटकों का नियंत्रण करते हैं। ये घटक हैं वायु, जल, मृदा, खनिज, प्रकाश, ताप व नमी आदि। तो बायोटिक कंपोनेंट थे आपके उसमें लिविंग थिंग्स आती थी, और इसमें आपका निर्जीव वातावरण आता है, जो कि जीवी घटक जो थे आपके उनको नियंत्रण करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारी वायु हुई, जल, मृदा, खनिज, प्रकाश, ताप और नमी आदि हमारे सब इसमें आते हैं। तो इसके हमने आपको बताए थे कि इसमें होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें मृदा, फास्फोरस, गंधक, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के लवण, जल तथा वायुमंडल की गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि शामिल हैं। तो ये सभी आपको एक बार पढ़ लेने हैं, जिससे कि आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकें। यानी तो इसमें आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जैसे कि आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में से कोई भी 3 ऑप्शन में आपके बायोटिक कंपोनेंट दे दिए जाएंगे और चौथा ऑप्शन आपका दे दिया जाएगा अबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि वायु, जल में से कोई भी। तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा अबायोटिक कंपोनेंट है, या फिर आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोटिक या अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है। तो आपको ये एग्जाम्पल एक बार देख लेने हैं, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो सके। उसी प्रकार आपके ये जैसे कि कार्बनिक पदार्थ वगैरह हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर पर हमारा है कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड आदि शामिल हैं। विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ जीवीय घटक में प्रवेश करके कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो लिविंग थिंग्स में, जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनमें एंट्री करने के बाद में कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। और अगर बात की जाए जलवायवीय कारक की यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स की या भौतिक कारक जो आपके होते हैं, तो इनमें ताप, प्रकाश, वायु आदि शामिल हैं। इनमें सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जलवायवीय जो कारक होते हैं उसमें सूर्य जो होता है आपका ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। इसका प्रभाव अन्य कारकों पर भी पड़ता है। अब अगर हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हमारे जो होते हैं वो 2 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। पहला होता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। यानी कि स्थलीय को आप बोल सकते हैं लैंड इकोसिस्टम और जलीय को बोल सकते हैं वाटर या एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र विशेष रूप से भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि लैंड इकोसिस्टम ही है ये। विभिन्न भूवैज्ञानिक क्षेत्रों के आसपास विभिन्न प्रकार के स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र वितरित होते हैं। वे इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपको जो देखने वाली चीज़ है वो इतनी है कि जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं उनमें कुछ प्रकार हैं वो इस तरह के, वो ये हैं कि पहला है वन पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा है टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र और चौथा है डिजर्ट इकोसिस्टम या डिजर्ट पारिस्थितिकी तंत्र। तो इनको हमने आपको समझने के पर्पज़ से यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, इनको आप एक बार पढ़ सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं याद करने वाली चीज़, बस एक बार पढ़ के समझने वाली चीज़ें हैं सारी ये। इस वजह से आपको थ्योरी देख के परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला है वन पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये जो होता है इसमें कई पौधे विशेष रूप से पेड़, जानवर और सूक्ष्मजीव होते हैं जो पर्यावरण के अजैविक कारकों के समन्वय में रहते हैं। वन पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में मदद करते हैं और प्रमुख कार्बन के सिंक हैं। कार्बन सिंक से आपका मतलब है कि ये कार्बन का उत्सर्जन से ज़्यादा कहीं उसको अवशोषित करने का काम करते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है घास का मैदान इकोसिस्टम। तो इसको हम चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि वनस्पति पर घास और जड़ी बूटियों का प्रभुत्व होता है और समशीतोष्ण घास के मैदान
और उष्णकटिबंधीय या सवाना घास के मैदान चारागाह पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपल है। आप बस ये हाईलाइट जो हमने किया हुआ है इसको ध्यान रखना है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में आपके जो विशेष रूप से पेड़, जानवर और सूक्ष्मजीव आते हैं, और घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र में आपके वनस्पति पर घास और जड़ी बूटियों का प्रभुत्व होता है। उसी प्रकार अगर टुंडा पारिस्थितिक तंत्र की बात की जाए तो टुंडा पारिस्थितिक तंत्र में पेड़ों से रहित हैं, यानी कि यहाँ पर पेड़ नहीं पाए जाते हैं, और ठंडी जलवायु में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा कम होती है। ये वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढके रहते हैं। टुंडा प्रकार का पायतंत्र आर्कटिक व पर्वत शिखरों में पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको कुछ ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि टुंडा पायतंत्र कहाँ पाया जाता है तो ये आर्कटिक या पर्वत शिखरों में पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ों से रहित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है तो वो टुंडा पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर बात की जाए कि 4th नंबर की डिजर्ट इकोसिस्टम की, तो डिजर्ट से आप समझ पा रहे होंगे रेगिस्तान की बात हो रही है। तो रेगिस्तान पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये कम वर्षा वाले और दुर्लभ वनस्पति वाले क्षेत्र हैं, यानी कि यहाँ पर कम वर्षा होती है और वनस्पति भी कम मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। अब यहाँ पर हम दूसरे इकोसिस्टम की बात करें जो था जलीय इकोसिस्टम, यानी कि एक्वाटिक या वाटर इकोसिस्टम। तो यहाँ पर आप इसकी भी देख सकते हैं कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र पानी के शरीर में मौजूद पारिस्थितिक तंत्र हैं। इन्हें आगे 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है मीठे पानी का पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा होता है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। तो दोस्तों यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो नोट्स में क्लियरली विजुअल हैं, आपको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। केवल ये सारी जो थ्योरी है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दी गई है, आपको एक बार पढ़ना है और आपको समझना है। पहला पॉइंट है यहाँ पर हमारा कि मीठे पानी का पारिस्थितिक तंत्र। तो यहाँ पर नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें झीलें आती हैं, तालाब, नदियाँ और आर्द्रभूमि शामिल हैं। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के विपरीत इनमें नमक की मात्रा नहीं होती है, यानी कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जो आपका होता है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होता है कि नमक की मात्रा नहीं होती है जो मीठे पानी का पारिस्थितिक तंत्र आपका होता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में समुद्र और महासागर शामिल हैं। मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में इनमें नमक की मात्रा अधिक होती है और जैव विविधता अधिक होती है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नमक की मात्रा आपके कौन से पारिस्थितिक तंत्र में अधिक होती है, तो आप ऑप्शन में से देख के समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर ट्रिक लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है हमारा इकोटोन। इकोटोन यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्रमिका। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि इकोटोन एक ऐसा क्षेत्र है जो 2 पारिस्थितिक तंत्रों के बीच एक सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। तो इसको हम आपको डायग्राम के थ्रू आगे समझाने वाले हैं। आप अभी ऐसा समझिए कि इकोटोन यानी कि संक्रमिका एक ऐसा क्षेत्र होता है जो 2 जो इकोसिस्टम होते हैं उनके बीच में एक संक्रमण के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के रूप में आप समझिए कि एक नदी और उसके नदी तट के बीच दलदली भूमि का क्षेत्र, यानी कि कोई एक नदी है और उस नदी का कोई तट है, उसके बीच में जो एक दलदली भूमि होती है उस क्षेत्र को हम इकोटोन का नाम दे सकते हैं। आगे हम सब कुछ समझने वाले हैं, तो थोड़ा धैर्य रखें। इकोटोन पर्यावरणीय महत्व से संबंधित है। चूंकि यह क्षेत्र 2 पारिस्थितिक तंत्रों या बायोम के बीच परिवर्तन है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इसमें जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की विशाल विविधता शामिल है, क्योंकि यह क्षेत्र दोनों सीमावर्ती पारिस्थितिक तंत्रों से प्रभावित है। दोस्तों चलिए अब इसको हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू कि इकोटोन होता क्या है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक इकोसिस्टम 1 दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि लैंड इकोसिस्टम, और दूसरा यहाँ पर ये दिया हुआ इकोसिस्टम 2 यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो लैंड इकोसिस्टम जो है वो हमारा ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है और ये हमारा ये जो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। तो यहाँ पर हमारे जो भूमि पर जो पाए जाते हैं जैसे पेड़ पौधे वगैरह, ये इस तरीके की जो वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, और यहाँ पर एक्वाटिक में हमारी मछली वगैरह और ये बत्तख वगैरह इस तरीके से पाई जाएंगी। तो यहाँ पर जब इसको हम देखेंगे सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि यहाँ पर ये आपकी ज़मीन है और ज़मीन के तुरंत बाद यहाँ से आपका ये पानी स्टार्ट हो गया एकदम से जस्ट बाद, ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा। तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, जैसे कि डायग्राम में भी क्लियर दिखाई दे रहा है कि जब आपकी कोई रिवर वगैरह होती है तो आपकी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है, जैसे कि आपका ये कोई लैंड है और ये यहाँ पर ये आपका ये वाटर है। तो यहाँ पर आपकी जो लैंड है ये कहलाएगा आपका लैंड इकोसिस्टम और इधर ये कहलाएगा एक्वाटिक इकोसिस्टम, इधर का ये क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो आपकी जो पाई जाएंगी पेड़ पौधे वगैरह या वनस्पतियाँ वगैरह पाई जाएंगी, और इधर जो होगा वो जैसे कि आपकी बतख है और फिशेज़ वगैरह हैं वो पाई जाएंगी। तो
जो ये दोनों इकोसिस्टम, ये जो लैंड इकोसिस्टम है और एक्वेटिक इकोसिस्टम है, यानी कि दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का जो ये जो क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर आपके कुछ जो हैं वो इस जगह पर, इस पोजीशन पर आपके कुछ पौधे वगैरह भी छोटे मोटे पाए जा सकते हैं, और यहाँ पर जो है वाटर भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है बतख या फिश वगैरह भी आपको पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का ये जो क्षेत्र है ये आपका कहलाता है इकोटोन। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लैंड इकोसिस्टम है, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है, यहाँ पर आपके पेड़ पौधे ये दिखाए गए हैं, और ये आपकी फिश और ये बतख दिखाई गई हैं। तो ये जो यहाँ की पोजीशन जो आपकी है, यानी कि यहाँ पर आपका वाटर भी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें कि बतख वगैरह भी एग्जिस्ट हैं, और यहाँ पर ये आपके पौधे वगैरह भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र जो आपका है वो इकोटोन कहलाता है। अब दूसरे डायग्राम के थ्रू यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दिखाया गया है इसमें पेड़ खड़े हुए हैं, यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, और ये ग्रास वगैरह यहाँ पर है, तो ये ग्रास इकोसिस्टम है। तो आपका इन दोनों के बीच का ये क्षेत्र, इतना जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये आपका जो कहलाएगा आपका इकोटोन, यानी कि इस क्षेत्र में आपके पेड़ वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं आपको, और ग्रास वगैरह भी दिखाई दे रही है। एकदम से तो आपके जो पेड़ों के खत्म होते ही ग्रास स्टार्ट नहीं हो गई, धीरे धीरे यहाँ पर पेड़ ज़्यादा थे, यहाँ पर थोड़े थोड़े पेड़ कम रह गए, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे ग्रास स्टार्ट हुई, यहाँ पर ग्रास की अधिकता है। तो ये जो क्षेत्र आपका है इकोटोन कहलाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी इकोटोन होता क्या है साधारण लैंग्वेज में। और कुछ एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं आपके इकोटोन के उदाहरणों में दलदली भूमि, सूखे और गीले पारिस्थितिक तंत्र के बीच, मैंग्रोव वन जैसे कि स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के बीच की, और घास के मैदान यानी कि रेगिस्तान और जंगल के बीच में, और मोहाना जैसे खारे पानी और मीठे पानी के बीच शामिल हैं। ये इकोटोन के उदाहरण हैं सभी। ढलानों पर जलवायु परिस्थितियों में बदलाव के कारण पर्वत श्रृंखलाएं भी इकोटोन बना सकती हैं। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है एज इफेक्ट का, जिसको हम कोर प्रभाव के नाम से भी जान सकते हैं। तो कोर प्रभाव क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए। ये भी वही चीज़ है, ज़्यादा कोई नया नहीं है। कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जहाँ दो पारतंत्र आपस में मिलते हैं वहाँ विशाल विविधता पाई जाती है। यानी कि जब दो पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलते हैं वहाँ एक प्रकार की विशाल विविधता पाई जाती है। इस कोर प्रभाव में जहाँ दो क्षेत्र परस्पर व्याप्त या ओवरलैप होते हैं वहाँ दोनों क्षेत्रों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, आगे डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाने वाले हैं। पहले इसके उदाहरण देख लीजिए कि नदी तट के किनारे घास का मैदान, जहाँ पर्वत व घाटी मिलती हैं, या जंगलों के अंतिम बिंदु, ये सभी हमारे एज इफेक्ट के यानी कि कोर प्रभाव के उदाहरण हैं। अब समझिए इसको ऐसे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये आपका इकोसिस्टम ए है और ये आपका इकोसिस्टम बी है, यानी कि ये दो पारिस्थितिक तंत्र हैं हमारे। और यहाँ पर इसमें हमारी जो है पाई गई हैं 3 स्पेसीज़, पहले वाले ए नंबर में, और बी वाला जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें हमारी पाई गई हैं 3 स्पेसीज़। तो यहाँ पर जो जिस जगह पर ये ओवरलैप कर रहे हैं दोनों पारिस्थितिक तंत्र, ये जो स्थान आपका जो होता है यही एज इफेक्ट कहलाता है। यानी कि इसमें आपकी 9 स्पेसीज़ पाई गई हैं, यानी कि जो इसकी स्पेसीज होंगी वो भी यहाँ एग्जिस्ट कर रही होंगी, और पारिस्थितिक दूसरे वाले की जो स्पेसीज होंगी वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो जहाँ दोनों पारिस्थितिक की स्पेसीज एग्जिस्ट करती हैं वही क्षेत्र आपका जो है एज इफेक्ट कहलाता है। तो ये वही इकोटोन की तरह ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा थर्ड जो पॉइंट है, पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन, यानी कि इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पारिस्थितिक संतुलन एक शब्द है जिसका उपयोग जीवित जीवों जैसे मनुष्यों, पौधों और जानवरों और उनके पर्यावरण के बीच संतुलन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो मनुष्य, पौधे, जानवर वगैरह होते हैं पर्यावरण में, उनका संतुलन किस तरीके से है उसका जो है एक तरीके से वर्णन किया जाता है इस टर्म के थ्रू। वही जो कहलाता है वो पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन कहलाता है। तो जनरली आप सभी इस चीज़ को जानते ही होंगे कि सामंजस्यपूर्ण संबंध एक स्वस्थ और वांछनीय पारिस्थितिक संतुलन को दर्शाते हैं, और जो पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मनुष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि मनुष्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में, क्योंकि अन्य जीवों की तुलना में उनके पास उच्चतम विचार क्षमता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक तंत्र में होने वाला प्रकाश संश्लेषण एक अच्छे वातावरण के निर्माण में योगदान देता है जो सभी जीवों के अस्तित्व को स्थिर करता है। तो ये थ्योरी है, आपको सिंपली आप पढ़ लेना इसको यहाँ से कि सभी जीवित जीवों के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता और उनकी स्थिरता पारिस्थितिक संतुलन के अस्तित्व को दर्शाती है। इसलिए यह संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यावरण के अस्तित्व और स्थिरता को सुनिश्चित करता है और अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र के प्रत्येक जीव को अपेक्षित रूप से विकसित करने और पुनः पेश करने में सक्षम बनाता है। उन्हें जीवित रखने के लिए उन्हें पर्याप्त भोजन मिलता है। पारिस्थितिक संतुलन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवों के निरंतर अस्तित्व की ओर जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि विशेष शैली का दुरुपयोग या अतिप्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए वनों की अत्यधिक गिरावट को रोकने के लिए कृषि और संसाधन उपयोग जैसी मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है।
वनों की कटाई से सूखा पड़ता है, सूखा खाद्य उत्पादन को कम करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अपर्याप्त भोजन होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर वनों की कटाई कर दी जाएगी तो उससे सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा तो खाद्य उत्पादन कम हो जाएगा, खाद्य उत्पादन कम हो जाएगा तो भोजन की कमी हो जाएगी, तो भूख और बाद में फिर मृत्यु होती है। इस प्रकार कुछ प्रजातियों का अस्तित्व कम हो जाता है। तो पारिस्थितिक संतुलन जो होता है इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कुछ आपके जो टर्म हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। यहाँ से हम आपको PDF जो इसकी है अपने टेलीग्राम चैनल पर जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि आपको एक समझ बन सके कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसको प्रदान की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके 4 अर्नेस्ट हैकेल को, मैडॉक्स को, निक को या पार्क को। तो उम्मीद है आप सभी ने इसका सही आंसर कर दिया होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि पारिस्थितिकी परिभाषित सबसे पहले जो क्या था वो क्या था, अर्नेस्ट हैकेल ने। तो इन्हीं को पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्नेस्ट हैकेल किस संकल्पना से संबंधित हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि जीवों की उत्पत्ति, कार्बन चक्र, जैविक अनुक्रम और पारिस्थितिकी। तो यहाँ पर बात हो रही है पूरे चैप्टर में पारिस्थितिकी की, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पारिस्थितिकी निम्नलिखित में के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका जो हो जाएगा जीव और वातावरण, यानी कि जीवों और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। तो जैविक घटक हमने आपको बताया था कि हरे पौधे जो होते हैं वो जैविक घटक आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए है किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा आपका सही आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। ऑप्शन है यहाँ पर लकड़ी काटने से, सामाजिक वानिकी से, वन महोत्सव से, वनारोपण से। तो यहाँ पर लकड़ी काटने वाला जो ऑप्शन है वो सबसे अपोजिट है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि लकड़ी काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। हमने आपको बताया था कि अगर वनों की कटाई होगी तो वनों की कटाई से यहाँ पर जो हो जाएगा भोजन वगैरह की कमी हो जाएगी और इससे भूख की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और मृत्यु होती है फिर, तो इससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था। तो ये प्रस्तावित किया था टॉन्सले ने। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे जल प्रबंधन, वनरोपण, औद्योगिक प्रबंधन और वन्यजीव सुरक्षा। तो जल प्रबंधन और वनरोपण, वन्यजीव सुरक्षा का संबंध है, लेकिन यहाँ पर जो औद्योगिक प्रबंधन है इसका जो है कहीं से भी पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक प्रबंधन। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और जो भी हमें इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लगा वो हमने सब कुछ इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। समय के अभाव के कारण थोड़ा सा फास्ट हम लेके चले हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाली चीज़ें हैं नहीं, सब कुछ पढ़ के आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपके एग्जाम की डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है, आप सभी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। हो सकता है कि हम आपके सभी चैप्टर्स की वीडियो नहीं दे पाएँ, लेकिन जितने भी टॉपिक हम दे सकते हैं अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश एग्जाम से पहले करेंगे देने की। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।